वो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे. लेट्स विल सी टू इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलस्ट्रेटर. अब इलस्ट्रेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरीके के आर्टवर्क्स और डिज़ाइन आर्टवर्क्स इसमें तैयार होते हैं जनरली, उसको देखेंगे. और देन वी आर गोना लर्न अबाउट इट्स इंटरफेस और किस तरीके से इस पर वर्क करना है. बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना इलस्ट्रेटर में, क्योंकि सबसे खास चीज़ इसमें ये है कि आपका जो इंटरफेस है ये सॉफ्टवेयर ही एडोब का है, तो इसलिए इंटरफेस पूरा फोटोशॉप जैसा ही रहेगा, है ना. तो कुछ भी इसमें अंतर नहीं रहेगा. कुछ कमी होगी. क्यों? क्योंकि फोटोशॉप जो है वो रेस्टर इमेजेस के साथ काम करता है और पिक्सल इमेजेस के साथ काम करता है, और इलस्ट्रेटर जो है वो केवल वेक्टर के साथ काम करता है. तो वो सारे टूल्स जो हैं वो ओमिट हो जाएंगे जो टूल्स हमारे वहाँ के लिए होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब इलस्ट्रेटर पे काम शुरू करते हैं तो किस तरीके से करते हैं. रिकॉर्डिंग ऑन है, आई थिंक. यस, हमारा डिस्प्ले रिकॉर्ड हो रहा है. और अब हम यहाँ पे जैसे ही इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे आपको डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी. और इस स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं. जैसे फोटोशॉप में एक स्क्रीन आती थी पहले ही शुरुआत करने में, ये भी वैसे ही है. क्योंकि इलस्ट्रेटर मैंने भी एकदम न्यूली इंस्टॉल्ड किया है, इसलिए मुझे जितने ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दैट ऑप्शंस आर अवेलेबल. मैं उन पे ये वाले आएंगे. अदरवाइज़ अगर मैंने कुछ काम किया होगा तो यहाँ पे मुझे अलग 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 वही काम नज़र आएंगे जैसे फ़ोटोशॉप में नज़र आते थे. काम करने का तरीका सिंपल है. वही तरीका है फाइल में जाके न्यू करना, क्रिएट न्यू करना, या फिर कंट्रोल एन दबाना हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट से. सो नाउ लेट्स प्रेस की कंट्रोल एन और हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आता है. इसका न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि इसके जो डॉक्यूमेंट सेटिंग्स होंगी वो थोड़ी सी कम ही होगी. कम होने का रीज़न ये है कि बेसिकली आपका जो इलस्ट्रेटर है उसमें रेस्टर वाले जितने साइजेस हैं वो अलग हो जाएंगे. साइज़ का ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि किसी भी कैनवस में बनाइए किसी भी साइज़ में निकाल सकते हो आप. बस आपको एक लेआउट के लिए साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ इसमें साइज़ का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती. अब यहाँ पे आपके पास रिसेंट और सेव्ड है जो हमने प्रीवियसली फोटोशॉप में देखे हैं. मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म और वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जितनी भी चीज़ें आपने प्रीवियसली देखी थी सब वैसी ही हैं, कुछ भी अंतर नहीं है. अगर आपने इनको एक्सप्लोर नहीं किया है तो एक शॉर्ट में बता दूं कि आईफोन का या मैक अगर कोई भी ऐसा लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो वो एप्पल के लिए एंड वर्कआउट होगा. ठीक है. अगर हम वेब की बात करें यानी इंटरनेट के लिए, तो आपका इंटरनेट के ऑप्शंस आएंगे. अब इसको समझना कैसे है, सिंपल है. आईफोन हेलो और सर, मैक जो होगा. या आप वंदना, सर। अब आपकी वॉइस आई मुझे. हाँ, ओके दैट्स सर। चलिए दैट्स गुड. सो आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस यस सर, दिख रही है। ऑल राइट, दैट्स गुड. सो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं. मोबाइल वर्जन को कैसे समझना है, सिंपल है. आईफोन और मैक ये सब एप्पल डिवाइसेस के लिए हैं. अगर हम काम कर रहे हैं गूगल फ़ोन्स के लिए तो यहाँ पे गूगल फ़ोन या पिक्सल 2D 2XL फ़ोन्स हैं. अगर हम सैमसंग या किसी ऐसे अदर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उनमें चलेगा एंड्रॉयड. तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको करेंगे. अभी यहाँ पे सैमसंग S8 दिया हुआ है तो दैट मीन्स सैमसंग से नीचे वाले जितने होंगे वो सब चलेंगे. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. इसमें तीन ही वैल्यू काउंट करती थी जैसे फोटोशॉप में करती थी. फोटोशॉप में कौन कौन सी तीन वैल्यू काउंट करती थी जो कि हमको ध्यान देना होता था कैनवस बनाते समय? हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन, ये तीन चीज़ बनती थी. यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि बेसिकली हम वेक्टर में काम कर रहे हैं, साइज़ का कोई इशू ही नहीं है. क्लैरिटी हमेशा ऑप्टिमम रहेगी तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी छोटा बनाइए चाहे कितना भी बड़ा बनाइए. तो इधर केवल मायने रखेगा विड्थ और हाइट. ठीक है. अब यहाँ पे वेब में जाएंगे. वेब को कैसे समझना है, इंटरनेट के लिए अगर काम कर रहे हैं और वेबसाइट्स के ग्राफिक्स के लिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर आपको ये लगेगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अर्चित वॉज ऑल्सो इन आवर क्लासेस. क्लास है तुम्हारी, बैठो, चल रही है. और क्या, इलस्ट्रेटर की क्लास है ना तुम्हारी, हाँ बैठो जल्दी. यू गाइस आर लेट.
तो मैंने बोले थे 1 बजे आपको चाहिए है क्लासेस, तभी तो होगा। ओ, क्या टूट गया? ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास हाइट और विड्थ ऑप्शन है। वेब को समझने के लिए सिंपल है, आप ऐसा समझिए कि इंटरनेट पे सबसे छोटे साइज़ को आप कितने भी साइज़ में बड़ा कर सकते हो। इंटरनेट में जो भी ग्राफिक्स आप डालते हैं, यानी वेबसाइट के अंदर जो भी ग्राफिक्स डालते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बार बार। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कुछ कोई एक चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 क्रॉस 100 पिक्सल पे कोई चीज़ बनाते हैं, इजी मार्जिन है, 100 पिक्सल क्रॉस 100 पिक्सल का एक कैनवस बनाते हैं। अब आप इसको इंटरनेट पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मोबाइल में ये बड़ा अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है, उसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें दिखती नहीं है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 100 क्रॉस 100 हिस्सा ले चुका रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव कर दूं, समझने के लिए कैलकुलेटिव कर दूं, तो देखिए 7 इंच की उसकी हाइट होती है मोबाइल की। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट, मयंक कुड यू प्लीज, मयंक, मयंक, प्रिंस, both of them are not listening, so हाँ, could you please, yeah, because they were creating too much of noise ना, that's why. So अभी हम ऐसे समझे कि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन होता है, मोबाइल की स्क्रीन जो है उसकी हाइट जो है कम से कम 7 होगी, 6.5, 5 साढ़े 6 तक की स्क्रीन हमको मिलती है, बाकी फिर उसका बॉर्डर आ जाता है, यानी एरियाज आ जाते हैं। सो अगर हम ऐसे बात करें, सो 7 पिक्सल मान रहे हैं या 6 पिक्सल मान रहे हैं, लेट जैसे 6 इंच की हाइट है, तो इसके अंदर 300 रेजोल्यूशन रखते थे हम, तो इसका मतलब क्या होता था, 300 × 6 हो जाता था, यानी 900 पिक्सल का उसका हाइट मिलता था हमको। ठीक है, ऐसे हम हाइट डिफाइन करते थे। अब जब हम इंटरनेट की उस पे जाते हैं, है ना, विड्थ क्या हो जाती थी, 3 इंच की विड्थ हो जाती थी, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाता था, दैट मीन्स, हाँ, है ना, 900 अप्रोक्सीमेटली की पिक्सल की वो हो जाती थी, और ये कितनी हो जाती थी, 3 6 18, यानी 1800 समथिंग की आपकी हाइट हो जाती थी। ऐसे कैलकुलेशन चलता था। सो अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेट पे, तो वेबसाइट का क्या होता है, डिवाइस जो है वो मोबाइल पे भी ओपन होता है, डिवाइस आपका मॉनिटर पे भी होता है, और वही एलईडी स्क्रीन्स में, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स में भी ब्राउज़र ओपन होता है, और आप उसको छोटा या बड़ा करके अपने मोबाइल मॉनिटर पे, कंप्यूटर मॉनिटर पे भी रख देते हैं साइड पे छोटा सा। तो ग्राफिक क्या होता है, एट ऑल एट वंस एक साथ नज़र आता है एक ही जगह पे। ठीक है, तो यानी ये स्केलेबल ग्राफिक्स होता है, ये समझिए। अब इस तरीके के ग्राफिक्स को कंटेन करने के लिए आपको जनरली, यानी बनाने के लिए जनरली ऐसे मार्जिन लेने होते हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों तरफ होता है, यानी कि हाइट जब मल्टीप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास वेब लार्ज है, यस मैं कम, बैठिए बैठिए, सो वेब लार्ज जो है, बैठिए बैठिए बैठिए, सेटल डाउन, सेटल डाउन, ठीक है, उसको और आगे कर दो, वो और आगे स्ट्रेच होता है ना, काफ़ी स्ट्रेच होता है, तो कोई, हाँ वो क्योंकि उससे आगे वहाँ नहीं जाएगा, कर्व में नहीं है वो, तो प्रोबेबली ये वाला तो कंफर्टेबल था ना, पुराना वाला, हाँ तो उसमें बैठ जाओ। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट के बारे में। सो अगर इंटरनेट पे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा वेब ब्राउज़र रीस्केबल स्केलेबल होता है डिवाइस दर डिवाइस। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें सबसे छोटा साइज़ लेते हैं, और वेक्टर तो हमें किसी भी साइज़ में बढ़ा सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए सबसे छोटा साइज़ लेते हैं 1280 बाय 1024, या फिर 768 मिनिमम साइज़। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारों जो ब्राउज़र होते हैं, जैसे मोज़िला हो गया, क्रोम हो गया, इस तरीके के जो ब्राउज़र होते हैं उनका साइजेस है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइज़ होता है इतना, 1024 बाय 768। ठीक है, इस पे कोई भी ग्राफिक बनाएंगे
और मान लीजिए आप बना रहे हैं कि आपका जो ग्राफिक है वो टेलीविज़न या इंटरनेट पे दिखाया जाएगा, मोबाइल पे नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, मोबाइल की वेबसाइट नहीं है, इंटरनेट पे चलने की वेबसाइट है। तो उस जगह पे दिखाने के लिए अगर आप ये साइज़ लेते हो, तो जब वहाँ डिस्प्ले होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इस साइज़ में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप जनरली आपका जो इलस्ट्रेटर जो होता है ये मल्टीप्लाई कर देता है उसको, क्रॉस 2 क्रॉस 4, है ना, यानी कि 1024 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1024, तो आपको 2K रेजोल्यूशन मिल गया। 2K रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करता है तो कितना मिल जाता है, 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है ना। तो ये सॉफ्टवेयर कर सकता है। सिंपली समझने के लिए, वेब्स के साइजेस को समझने के लिए सबसे छोटे साइज में बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर जब डालते हैं इसको, जैसे ड्रीम वीवर हो गए, वर्ड प्रेस हो गए, उनमें ये जाता है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा सकता है। तो इनको बनाया भी उसी हिसाब से जाया जाता है। जनरली स्क्वायर शेप में बनाते हैं, कोई भी आइकॉन, लोगो, मोबाइल वगैरह का कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो आइकॉन सबको स्क्वायर में बनाया जाता है। क्योंकि जब अगर दूसरी डिवाइस में जाता है जहाँ पे स्क्रीन बड़ी मिलती है, तो वहाँ पे वो आइकॉन अपने आप स्ट्रेच होकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए स्क्वायर बेसिस पे उस तरीके से ही बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जितने भी साइजेस मिलेंगे वो मिनिमम, मीडियम और लार्ज फॉर्मेट के ही मिलेंगे। वेब का है, दैट मीन्स डेस्कटॉप और आपके जो वेब ब्राउजर्स हैं, एवरेज वेब ब्राउजर्स, उनमें दिखाई देगा। मैक, जहाँ पे भी मैक शब्द सुने इसका मतलब एप्पल, यानी सफारी ब्राउजर्स जो एप्पल में चलते हैं वो वाले ब्राउजर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस मिल रहे हैं, ये आपके इंटरनेट पे जो आप लोग थंबनेल्स बनाते हैं ना यूट्यूब के, उसके लिए मिल जाते हैं ये साइज़। क्योंकि ये साइज़ यूट्यूब में क्या होता है, थंबनेल्स बड़े भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस आपको मिलते हैं। ठीक, प्रिंट पे आ जाते हैं। प्रिंट बेसिकली आप लोग को पता ही है कि ये सॉफ्टवेयर यूरोपियन है, भारतीय तो है नहीं। तो भारत में जितने लगते हैं उतने ही साइजेस यहाँ पे मिलेंगे। कहने का मतलब है कि भारत ने इनमें से ऑप्ट किए हैं कुछ साइजेस, तो बाकी जो आपको नहीं समझ में आते, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर लेटर की बात करूँ तो ये लेटर कौन सा साइज होता है, 612 by 792 पीटी लिखा है। पीटी मतलब कौन सा यूनिट मेजरमेंट होता है? तो फोटोशॉप ओपन तो किए होंगे आपने। फोटोशॉप में यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, इंचेस कहाँ से सेट करते हैं, तो वहाँ क्या लिखा है, तो पॉइंट्स लिखा है ना, तो पॉइंट्स का पीटी, पॉइंट्स का पीटी। आपका पिक्सल्स का पीएक्स होता है। अभी फिर से हम उसको शुरू करेंगे तो वो पीएक्स में दिखाने लगेगा। यहाँ पॉइंट्स में दिखा रहा है, यहाँ पीएक्स में दिखा रहा है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स पे आ जाता है। वो एडिट से आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी ये पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स का एक वो होता है, इंच होता है, मैंने ये बताया है। कुछ कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिए, 1000 पॉइंट्स का एक, 100 पॉइंट्स वो भी ज़्यादा है। पिक्सल बहुत छोटा मेजरमेंट होता है लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता। सॉरी, पॉइंट्स बहुत छोटा मेजरमेंट होता है लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि आप उसको 1000 उससे डिवाइड कर दें। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है। ठीक है, 72 पॉइंट्स का 1 इंच मेजरमेंट होता है। तो अब अगर हम लेटर पे आते हैं, ये लेटर मतलब लेटर एनवलप नहीं है, ये आपका लेटर हेड जो होता है उनका यूरोपियन फॉर्मेट है, यूरोप का है। हमारे यहाँ का लेटर हेड A4 साइज में ही बनता है। ठीक है, तो वो उससे मिस कंसेप्ट मत हो जाइएगा, मिसअंडरस्टूड नहीं हो जाइएगा इस चीज़ से कि अरे शुरुआत में तो मतलब लेटर हेड तो यहाँ पे कुछ और बताता है लेकिन मेरा क्लाइंट कुछ और बोलता है, तो क्लाइंट से लड़ने मत लग जाइएगा। सीधी सी बात है, लेटर का मतलब होता है यूरोपियन लेटर, लेटर हेड जो उनका साइज़ है। हमारे यहाँ का A4 में ही बनाते हैं वो। हाँ, इसीलिए आप लोग डाउट में मत रहिएगा, ये इंडिया है, इंडिया में अलग तरीके का चलता है। इंडिया में A4 साइज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
साइजेस को समझने का तरीका कैसे था? A3, A3 साइज A4 से बड़ा होता है कि छोटा? ओके, कितना बड़ा होता है? बिल्कुल करेक्ट, जस्ट डबल होता है। A3 का आधा A4, A4 का आधा A5। जितनी ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना छोटा साइज होगा, जितने कम नंबर होंगे उतना बड़ा साइज होगा। ऐसे ही काम करता है ये पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A4 आपको 595.28 वो दे रहा है, इसका मतलब है इंचेस में ये हो जाएगा 8/11 का। ये एवरेज हर जगह का A4 प्रिंटेबल पेपर होता है। लीगल क्या होता है? लीगल पेपर होता है, ये वहाँ का लीगल पेपर है, हमारे यहाँ का नहीं। हमारे यहाँ का लीगल पेपर थोड़ा सा छोटा होता है उनके कंपैरिजन में, उनका लीगल पेपर थोड़ा सा बड़ा रहता है। लीगल यानी जो ऑफिशियली लीगल पेपर चल रहे हैं। हालांकि आप लोगों को A4 में ही बनाने बोला जाएगा जब भी आपका कोर्ट या सरकार का भी कोई काम कर रहे होगे, तो हमारे यहाँ क्या है, उतना ज़्यादा कोई नहीं जाता, तो इसलिए वो A4 में ही बनवा लेते हैं। टैबलॉइड क्या होता है? न्यूज़पेपर साइज। एग्जैक्टली exactly. हमारा जो ये टैबलॉइड यहाँ का नहीं, लेकिन अमेरिकन न्यूज़पेपर जब भी आप देखेंगे तो उसमें सामने में ना आपको एक बड़ी सी फोटो मिलेगी सनसनीखेज खबर की। यानी जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल खबर होती है ना, उसको टैबलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो वो हर न्यूज़पेपर के सामने में एक बड़ी सी इमेज में डाल के दिया जाता है, तो वो साइज़ जो होता है वो टैबलॉइड का होता है। 17 इंच का करीब पेपर होता है उनका, 17 इंच का साइज़ होता है वो टैबलॉइड का। A3 वैसे ही निकलेगा, B4 B5 भी वैसे ही निकलेंगे। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर A4 साइजेस यूज़ किए जाते हैं, कभी कभार B3 B4 यूज़ करे जाएंगे, जो कि जनरली आपके B3 और छोटा होगा। देखो ये बड़ा हो जाता है, B3 सॉरी B4 से बड़ा B3 साइज होगा, है ना। तो वो पेपर साइजेज ही हैं वैसे तो। अब इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्व बना के उसको दे देगा, है ना। हार्ट शेप का नहीं होगा B3 तो वैसे ही होगा, बस साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये समझिए कि आपके यहाँ जनरली इन साइजेस में से C4 C5 जो होते हैं बहुत कम जगहों पे यूज़ होते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटिंग वगैरह होती है उन जगहों के लिए यूज़ होते हैं। बाकी इन जनरल आपको A4 साइज़, A3 साइज़, A5 साइज़ से ही डील करना है, क्योंकि A5 में आपका पैम्पलेट्स वगैरह बन जाते हैं, A4 साइज़ में पोस्टर वगैरह बन जाते हैं, और A3 साइज़ में लीफलेट साइज़ बन जाता है। इलस्ट्रेटर में इन साइजेस के मायने थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी साइज में रीस्केल कर सकते हो, तो रीस्केल वैल्यू है नहीं, तो आप कितने भी साइज में बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं फिल्म एंड वीडियोस। ये जब हम मूवीज़ वगैरह के लिए सामने के पोस्टर्स बनाने हो, मूवी पोस्टर्स बना रहे हो, या मोशन ग्राफिक बनाना हो, ऐसा कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए लगता है। साइज़ वैसा ही है, 4K HD 8K। UHD का मतलब क्या होता है? ये फॉर्मेट टर्म समझ जाइए। अल्ट्रा HD। HD का मतलब क्या होता है? हाइट। हाँ, हाँ, हायर क्या? नहीं। हाँ ना, हायर डिवीजन होता है ना कुछ। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन। और U का मतलब होता है अल्ट्रा, तो UHD दैट मीन्स अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। HD, V का मतलब होता है वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो। और TV का मतलब क्या होता है? टेलीविजन, हाई डेफिनेशन टेलीविजन वीडियो। राइट, ये वैसा हो जाता है। और ये टीवी टेलीविजन नहीं कहलाएगा, टेली वीडियो कहलाता है ना, हाई डेफिनेशन टेली वीडियो। राइट। HD 720p ये है, 2K 2000। ठीक है, ऐसे ही NTSC और पाल क्या होता है? NTSC और पाल, ओके। NTSC और पाल डिवीजन जो है ये एक्चुअल में टेक्नोलॉजी होती है। आप जब कोई अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया जाए ऐसा कि आप यहाँ से यूरोप के लिए बना रहे हैं, और आपने NTSC में बना के उसको भेजा यूरोप में, तो क्या होगा, वहाँ जाएगा ना, तो आपने अगर 2 पिक्सल मान लीजिए विड्थ बनाई होगी किसी भी लाइन की, या मान लीजिए 100 का विड्थ होगा, 100 पिक्सल का विड्थ होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो
वहाँ दिखाई देगा कितने पिक्सल का, 50 पिक्सल का, यानी इमेज हो जाएगी विड्थ में आधी। क्योंकि एनटीएससी टेक्नोलॉजी ईस्ट वर्ल्ड पे चलती है, यानी चाइना, जापान, इंडिया, आपका ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे एनटीएससी वर्ल्ड चलता है, टेक्नोलॉजी चलती है। हमारा जो मॉनिटर होता है वो स्पेशली एनटीएससी हिसाब से तैयार होके आता है। आपकी टीवीज़ जो होती है वो भी एनटीएससी सिस्टम टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है, एलईडी टीवीज़ जो भी यूज़ कर रहे हैं ईस्ट में। तो यहाँ पे अगर पाल चलाएंगे ना तो इमेज हो जाती है स्ट्रेच, खिंच खिंच जाएगी, ठीक है, विड्थ खिंच जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका 1 पिक्सल का साइज़ हमारे 1 पिक्सल के साइज़ से बड़ा होता है, दुगना होता है। वो आप फोटोशॉप में भी देख सकते हो, वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, प्रोबेबली दिखा सकते हैं, नहीं, इधर पे वो चीज़ नहीं, लेकिन फोटोशॉप में बताता है, उसका स्क्वायर पिक्सल डिवीजन बता देता है, तो देख सकते हो अगर आप हम्म मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आरजीबी में बनाएं या सी एम वाई के में। सीधी सी बात है, सी एम वाई के बनाएंगे तो जो कलर आपने रखा हुआ होगा वही एग्जैक्ट कलर वहाँ पे दिखाई देगा, और आरजीबी में बनाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर। ये जो है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये बताता है कौन से टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आप कर रहे हो। आप स्क्वायर पिक्सल्स पे जनरली बात करते हो क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। एनटीएससी इंडिया का जो इंडिया या ईस्ट एशियन या एशियन कंट्रीज़ का जो पिक्सल साइज़ होता है वो 0.91 होता है, 1 पिक्सल। और पाल का कितना होता है, 1.09, तो बड़ा होता है, इसके कारण से विड्थ चेंज हो जाती है। एनामॉर्फिक का जाओगे तो बिल्कुल डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डीवीसी प्रो, ये जितने भी हैं वैसे ही सेट हैं। वाइड स्क्रीन पे काम करोगे तो 1:1। तो ये एक सिचुएशन रहती है जो कि जनरली आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि पिक्सल्स को आप बस इन साइज़ को समझ पाओगे इससे, ठीक है, कि आप किस पॉइंट पे काम कर रहे हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर, आपका किस चीज़ के लिए रहेगा, ये आपका रहेगा मूवीज़ वगैरह के लिए काम करने के लिए, या कॉन्सेप्ट के लिए, आप वेब कॉमिक्स बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं उनके लिए लगेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर स्क्वायर साइजेस में रहेंगे। बाकी मैक्सीफन वगैरह के जो आर्ट फॉर्म है मैं डेफिनेटली आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, तो आप, हाँ वंदना बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नो आई गेस आपकी आवाज़ आई थी उस समय, सो आई थॉट कि आप कुछ कह रहे होंगे। सो पोस्ट कार्ड से लेकर बहुत सारे साइजेस आपको यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में मिलेंगे। ये बेसिकली आपका इलस्ट्रेशन के लिए होता है, इलस्ट्रेटर के लिए नहीं। इलस्ट्रेटर और इलस्ट्रेशन में अंतर होता है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखें तो किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, उसके सारे एट्रीब्यूट्स उसमें होने चाहिए। फॉर हाँ, आप अपना कॉल पिक कर लीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इलस्ट्रेट करने की, तो लेट जस्ट से अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास एक फ़ोन है, या मेरे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है जिसे मुझे इलस्ट्रेट करना है, तो इसका इलस्ट्रेशन क्या होगा? अगर मैं इंग्लिश टर्म में बात करूं तो इसका इलस्ट्रेशन का मतलब होगा, मैं कप दिखाऊंगा, उसमें कॉफ़ी दिखाऊंगा और उसमें धुआं दिखाऊंगा, इट्स अ कॉफ़ी। या फिर हो सकता है कि मैं कप दिखाऊं और कप के ऊपर में बीज दिखाऊं। ये मैं रिटर्न फॉर्मेट में भी बोल सकता हूँ, राइट, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर घाना से लाई हुई कॉफ़ी है, राइट, कॉफ़ी का बीज है जो एक कप के अंदर जाता है और फिर वो पानी बन के कॉफ़ी में तैयार होता है, जिसको आप पीते हैं, और क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है जिसके कारण आप थोड़ा सा चार्ज फील करते हैं, राइट। ये मैंने इलस्ट्रेट किया कॉफ़ी को, कप ऑफ कॉफ़ी को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में इलस्ट्रेशन या इलस्ट्रेट क्या करते हैं, लोगो बनाने के लिए आप एक इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जनरली एक आइडिया थ्रो करने के लिए हम इलस्ट्रेशन थ्रो करते हैं। तो इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है
वो एक्चुअली इलस्ट्रेशन प्लस वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो इलस्ट्रेटर कहलाता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर जो कि इलस्ट्रेशन बनाता है, ठीक है। तो इसको उस सॉफ्टवेयर से वो नहीं कीजिएगा, ये एक टेक्निक होती है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट को जनता को थ्रो करते हैं या अपने क्लाइंट को थ्रो करते हैं, तो इसलिए इलस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। इंग्लिश टर्म में इलस्ट्रेशन का मतलब होता है टू पोर्ट्रे समथिंग, है ना, उसके सारे इफेक्ट्स और सारी वैल्यूज़ के साथ किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमने कॉफ़ी की बात की तो आप अपने कॉफ़ी का जो पैकेट होता है ना, उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स देखोगे, उसके साइड में ना छोटा सा वैल्यूज़ लिखी होती है, उसमें एनर्जी कितना मिलेगा पर 100 ग्राम में, फैट कितना मिलेगा, सैचुरेशन कितना मिलेगा, फलाना कितना मिलेगा, ये पूरी चीज़ है। वो क्या कर रहा है, वो इलस्ट्रेट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, कि उसके अंदर इतनी चीज़ें डली हुई हैं। तो हम पिक्टोरियल फॉर्म में जब इसको दिखाते हैं ना, उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं कॉन्सेप्ट जो होता है जो आर्ट लिखा है वो कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए लिखा है। कॉन्सेप्ट जो होता है वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसका फ्रंट देखना होगा, बैक साइड से कैसा दिखेगा, 3/4 व्यू से कैसा दिखेगा, टॉप से कैसा दिखेगा, बॉटम से कैसा दिखेगा, कितनी विड्थ होगी उसकी, ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट आर्ट कहलाती है, सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका साइज दिया होता है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये फील्ड आपको समझ में आ गई होगी, जो जो छोटी छोटी फील्ड हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे फाइल आ जाती है, तो हम इसको करते हैं इलस्ट्रेटर 01, ये फर्स्ट क्लास है, ओके। विड्थ हमारी 288 पॉइंट्स हैं, राइट, डिवाइडेड बेसिकली इंचेस के, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इंच का साइज पड़ेगा, ठीक है, पोस्ट कार्ड के साइज के हिसाब से, 4 इंचेस बाय 2 इंचेस। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जितने भी हैं यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। यूनिट मेजरमेंट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं, अलग से प्लगइन आती हैं जिनका ऑप्शन देके आप बढ़ा सकते हो यूनिट मेजरमेंट। नाउ यहाँ पे ओरिएंटेशन और आर्टबोर्ड ऑप्शन है। ओरिएंटेशन तो आपको पता है कि फ्रंट और लेग लेग उससे क्रिएट करना है, सॉरी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 इंचेस बाय 4 इंचेस या 7 इंचेस बाय 7 इंचेस का ही वैल्यू ले लेता हूँ एक स्क्वायर में। रीज़न ये है कि अभी शुरुआत में जो पहली प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो स्क्वायर साइजेस में करेंगे। सो ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये करता क्या है, सिंपल है। जो आप लोग फोटोशॉप में कैनवस बोलते थे, हाँ श्योर श्योर ले लीजिए। तो कैनवस जो आप बोलते थे फोटोशॉप में, वो इलस्ट्रेटर में जाके हो जाता है क्या, आर्ट बोर्ड, करेक्ट है। तो आर्ट बोर्ड जो है वो बेसिकली क्या होता है, आइदर पोर्ट्रेट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है। आर्ट बोर्ड में और कैनवस में अंतर क्या होता है, आर्ट बोर्ड को कभी भी एडिट किया जा सकता है, यानी आप अपनी मर्जी से उसको कभी भी स्क्वायर कर दो, कभी भी पोर्ट्रेट कर दो। कैनवस में उसको 2 ही 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप कैनवस का साइज चेंज करते हैं। यहाँ पे आर्ट बोर्ड सिस्टम, फोटोशॉप में भी एक आर्ट बोर्ड सिस्टम होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स या मल्टीपल कैनवासेस आपको प्रोवाइड करता है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। ओके, सो ये ऑप्शंस इसमें रहेगा। तो हम देखेंगे, अभी हम लोग फिलहाल एक ही उससे काम कर रहे हैं, बाद में फिर मल्टीपल पेजेस में काम करेंगे। नाउ ब्लीड, इसमें ये एक नई चीज़ मिलती है जो फोटोशॉप में नहीं रहेगी, वो है ब्लीड। ब्लीड का मतलब क्या होता है, ब्लीड एक्चुअल में, हाँ बताओ, मार्जिन, मार्जिन एरिया। क्यों लगती है ब्लीड, करेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम ग्राफिक प्रिंट करवाते हैं तो सारा शीट में मिलता है, एक ही शीट में मिलता है सब ग्राफिक्स। तो ये टाइल फॉर्मेट में आपके ग्राफिक्स उसमें प्रिंट किए जाएंगे, टाइलिंग के फॉर्मेट में। तो होता ये है कि अगर आपने ग्राफिक का ब्लीड नहीं दिया हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर वो प्रिंट कर रहा है, प्रिंट करने के बाद कटर में जब जाता है आपका प्रोडक्ट, इट्स ओके, सो कटर में जब जाता है आपका प्रोडक्ट तो क्या होता है, कटर उसको चॉप करता जाता है। अब अगर थोड़ा सा भी पेपर किसी के हाथ लगने से या स्लाइड होते हुए डस्ट थी, कंकड़ था, कुछ भी छोटा सा भी माइन्यूट चेंज होता है, तो क्या होता है, पेपर हल्का सा 0.2 mm हल्का सा खिसक जाता है। अब 0.2 mm या 0.1 mm भी अगर
पेपर खिसक गया तो क्या होता है, वो तिरछा कटर चलना शुरू हो जाता है। और प्रिंट एक बार में कितने होते हैं, लाखों के प्रिंटिंग होती है। तो वो कटर क्या है, तिरछा चलते 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 जब आप देखते हैं तो एक बार में वो करीब आपका नुकसान कर चुका होता है लाखों की शीट का, राइट। तो इसलिए ब्लीड दी जाती है, इससे ग्राफिक के चारों ओर एक खाली बॉर्डर बन जाता है। तो जब कटर चलता है तो अगर 0.2 mm या 0.5 mm तक का ब्लीड बनाया जाता है, उसी के अंदर ग्राफिक रखना होता है। तो उसके बाहर जितना भी एरिया है वो ब्लैंक एरिया होता है, खाली होता है। तो वहां पे अगर चलता है कटर, तो कटर जब उधर पे चलता है तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए 0.2 mm गलत भी चल रहा है तो भी आपकी शीट्स जो है वो सेफ रहेगी, आपका ग्राफिक बचा हुआ रहेगा। दैट्स वाई फोटोशॉप में मैनुअल ब्लीड बनानी पड़ती थी, आर मार्जिन लेके गाइडलाइंस लेके बनानी पड़ती थी। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं कि ब्लीड कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट जस्ट से मैं इसको 0.02 रख रहा हूँ, क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑल ओवर सब में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। अ, ये जो है ये आपका इलस्ट्रेटर 2019 वर्जन है। अभी के और ज़्यादा जो आने वाले वर्जन्स हैं, मतलब जो आपके 2022 वाले जो वर्जन्स हैं उनमें ना प्रीव्यू ऑप्शन भी होता है, छोटा सा यहाँ पे मिलता है चेक करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन होता है। आप जैसे ही उसको चेक करते हैं तो होता क्या है, वो आपको कैनवस में दिखाने लगेगा। यहीं से पीछे में आप देख सकोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ, कितनी साइज पे, कितनी लेंथ पे आ रहा है। तो बाद में चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अभी इन डिज़ाइन वगैरह सॉफ्टवेयर में पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं आया है। सो 2022 में विल हैव टू सी कि क्या वो ऑप्शन है कि नहीं। सिंपल एक चेक्स ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, कि वो पीछे में है क्या, बस वही चीज़ देखने की ज़रूरत रहती है। अब यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस ऑप्शन। सो एडवांस ऑप्शन में, फोटोशॉप के एडवांस ऑप्शन में एलयूटीज लगती थी, वो एक अलग सिस्टम था। यहाँ पे आपको सेट करना होता है आप किस पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं। इन कलर मोड्स का सिस्टम पता है ना? करेक्ट, रेड ग्रीन ब्लू और साइन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, ये दोनों ही अलग अलग कलर मोड्स हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ओके, आरजीबी जो है वो डिजिटल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस में दिखाया जा सकता है। CMYK के क्या होता है? प्रिंटिंग के लिए होता है, राइट, क्योंकि ये पिगमेंट कलर्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो ही ये ऑप्शन मिलते हैं, फोटोशॉप में आपको थोड़े ज़्यादा ऑप्शन मिलते थे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि क्या हम CMYK में काम करें और RGB में करें, या RGB में करना है कि CMYK में करना है, इसमें डिबेट हमेशा से होती आई है ना। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, RGB पे अगर आपने मान लीजिए वाइट की वैल्यू आपने RGB में अगर 72 रखी है, 72% या 70% रखी है, तो जब प्रिंट कराएंगे तो वो 50% या 60% तक खिंच जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने CMYK पे 60% बनाया हुआ है और RGB में प्रिंट करेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly 60% ही आएगा। क्यों? क्योंकि RGB में ज़्यादा कलर रेंज होती है और CMYK में कम कलर रेंज होती है। RGB में अप CMYK में अप टू थाउजेंड्स कलर्स होते हैं, है ना। थाउजेंड्स इन द सेंस 10,000, 10 to 15,000 कलर रेंज मिलेगी। RGB में कितनी मिल जाती है? तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी? मैंने एक्यूरेटली बताया था। 76? नहीं, 76 नहीं। मैं तो इधर बात ही कर रहा हूँ कि 10,000 से 12,000 या 15,000 कलर शेड्स देता होगा CMYK, तो RGB कितना देगा? वेरी गुड। नहीं। शी सेड 20। 20 इज नॉट करेक्ट एट ऑल। 16,70,000, 16,70,000 कलर रेंज देता है RGB कलर।
तो आपके पास रेंज ज़्यादा होती है। प्रिंट में क्या होता है, प्रिंटर में उतनी नहीं। आरजीबी में क्या होता है, लाइट के थ्रू कलर दिखता है, इसके कारण से बहुत बड़ी रेंज मिलती है। सीएमवाई के में क्या होता है, आपका कलर रेंज थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि आप प्रिंट करा रहे हो। रियल वर्ल्ड में लाइट्स तो यूज़ नहीं करते कलर दिखाने के लिए, तो क्या करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। इसके कारण कलर रेंज जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें कुछ थाउजेंड्स की मिल जाएगी आपको, लेकिन इधर पे तो आपको 16,70,000 कलर रेंज मिलती है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, अप टू 4 यानी 62 बिलियन कलर रेंज मिलती है काम करने के लिए। हाँ, इतना ज़्यादा कैसे, जब एच डी आर आई कम 360 वर्ल्ड बनाते हैं ना, तब उस कलर रेंज पे काम करते हैं। आपके काम में पोस्टर प्रिंटिंग या प्रिंटिंग लाइन में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन वो 3D वर्ल्ड वगैरह में यूज़ होता है। ओके, सो रेस्टर इफेक्ट यहाँ पे जो दिखा रहा है वो आपको, यानी कि ये आपकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि जब आप किसी कैनवस पे कोई ग्राफिक डालेंगे तो रैम कितनी खींचना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रैम खींचता है। तो रैम ज़्यादा ना खींचे, इसलिए 72 पे रखिए पीपीआई। ठीक है, मीडियम पीपीआई 300 पीपीआई इज़ अबाउट द सेम। मैंने बताया था ना, ये प्रिंटिंग का रेंज रहता है 72 सबसे लो क्वालिटी, मीडियम जो है वो मीडियम क्वालिटी, एंड 300 रेजोल्यूशन विल बी द हाईएस्ट। पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच, वहाँ पे डीपीआई होता था, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, है ना। फोटोशॉप में क्या होता था, तो पीपीआई इज पिक्सल पर इंच, है ना। और इसको डीपीआई भी बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, वो टर्मिनोलॉजी अलग अलग। डिफ़ॉल्ट पिक्सल ओवर प्रिंट, ये प्रीव्यू मोड के लिए है, यहीं के लिए है, तो हल्का रखना है। ये फाइल साइज आपका कर देगा, तो इसको मैं मीडियम कर देता हूँ 150 ppi। ठीक है, जब आउटपुट निकालोगे तब भी आप सेट कर सकते हो कि कितने रेजोल्यूशन पे निकालना है। ठीक है, तो रैम अगर अच्छी खासी है तो ज़्यादा यूज़ करिए, नहीं तो छोटा यूज़ करिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ये रहेगी। मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, राइट। ये एक्चुअली में आपका टेम्पलेट बनाने के लिए, अगर पहले से कोई साइज़ आपको डिफाइन करना है, वैसा रखना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, एंड अब हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया है। इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लियर वे में। देखिए, ये आपका है क्या बोलते, मेन्यू बार, ये आपका है टूल बार। फोटोशॉप में आप लोग को सबको पता है ये चीज़। यहाँ पे आपको सर्टेनली टूल्स कम मिलेंगे, क्योंकि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इमेजेस के जितने भी ड्राइंग वाले ग्रुप थे वो सब ख़त्म हो गए, यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे ड्राइंग के लिए बिल्कुल 2 या 3 ही मिलते हैं, ज़्यादातर आप पेन टूल्स और शेप के साथ काम करते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे इसको किस तरीके से वर्क करना है। और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ पैनल है, जहाँ पे जो भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जाननी है या उसमें चेंजेस करने हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं क्लिक करता हूँ, इसमें रेड कलर की आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन है ब्लीड लाइन। ठीक है, जो आपने ब्लीड लगाई थी वही ब्लीड यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ये सब आर्टबोर्ड की चेंजेस के लिए है। तो आप कभी भी आर्टबोर्ड को बदल सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका आर्टबोर्ड का एरिया कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है वर्क स्पेस। यहाँ पे ग्राफिक्स जैसे फोटोशॉप में डालते थे ना, तो वो ग्राफिक्स यहाँ पे जाता नहीं। ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्राफिक क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग, शेप बन गया। ठीक है, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा मूव के लिए वी टूल है, यहाँ पे दोनों एरो टूल हैं, जो फोटोशॉप में पेन टूल पे आप पाथ को सेलेक्ट करने के लिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दो टूल होते थे मूव कराने के लिए। यहाँ पे भी वैसे ही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा और पाथ मूवमेंट यानी मूव टूल मिलेगा। तो मूव टूल पे सेलेक्ट करेंगे तो पूरे तरीके से इसको आप डिफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इसका आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल मिल रहा है। आप इसको रोटेट भी कर पाओगे, ठीक है, और स्केल भी कर पाओगे। तो आपको बार बार वो कंट्रोल टी दबा के स्केल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं बाहर करता हूँ, तो देखिए बाहर पे भी आपको नज़र आएगा। काम करने का यानी कि फंक्शनैलिटी पे वर्क करने का तरीका सिंपल है। स्पेस बार से पैन होगा, जूम इन जूम आउट या तो कंट्रोल प्लस माइनस कीजिए, या फिर ऑल्ट दबा के अपना माउस व्हील को आगे पीछे कीजिए तो भी हो जाएगा।
रोटेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कैनवस रोटेशन दिया नहीं हुआ। हालांकि आप कैनवस रोटेशन के लिए कैनवस की एडिटिंग करके कर सकते हैं, बट आपको कैनवस रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्राफ आप आसानी से रोटेट कर पाओगे। ठीक है, तो वो काम और वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने बात की थी कि ग्रे एरिया जो है फोटोशॉप में, यहाँ इमेज जो होती है वो कट हो जाती है, चॉप हो जाती है ना, गायब हो जाती है उतना एरिया। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे आप इन हिस्सों को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनको भी अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो उतना बड़ा कैनवस बन जाएगा और उतनी बड़ी इमेज बाहर जा सकती है। सो इट डजेंट मैटर कि आप कैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और कैसे उसको मतलब कहाँ रख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ है तभी जाके वो रेंडर होगा, यानी इमेज में निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब इसको मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो और पीछे जाऊँगा तो देखिए एक और एरिया आता है, राइट। तो सबसे छोटा एरिया क्या कहलाया? आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड सेक्शन होता है। ग्रे एरिया जो होता है वो वर्क स्पेस एरिया होता है। ठीक है, और ये एरिया जो है ये है नॉन रेंडरेबल एरिया। जैसे फोटोशॉप का कैनवस के जस्ट बाद से ही नॉन रेंडरेबल एरिया होता था, वैसे ही इलस्ट्रेटर में ये वाला एरिया नॉन रेंडरेबल एरिया होता है। ठीक है, अब शेप मैंने क्रिएट किया, मैंने क्लिक और ड्रैग किया तो मुझे क्या मिला? एक शेप मिल गया। इस शेप को चेंजेस करने के लिए मुझे ए शॉर्टकट दबाना होगा, विच इज ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये क्या करेगा? ये मुझे अथॉरिटी देगा कि मैं मैन्युअली पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब नाउ सबसे खास चीज़ क्या है इलस्ट्रेटर में कि मैं इसका यूज़ करके डायरेक्ट बीच में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मूव करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी बता दूं कि वेक्टर शेप, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है, सर्कल है, जो भी है वेक्टर शेप, वेक्टर शेप्स में क्या कौन सी तीन प्रॉपर्टी होती है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वेक्टर शेप में मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? आपने पॉइंट टूल पेन टूल यूज़ किया हुआ है फोटोशॉप का, तो उसमें डिटेल्स कैसे बनाई जाती हैं? आपने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद फिर क्या होता है? अगर शेप मॉडिफाई करना हो तो किस चीज़ को मॉडिफाई किया जाता है? मैं टेक्निकल टर्म पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी शॉर्टकट की से वो एक्टिवेट करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक वेक्टर शेप में अगर आपको कोई बदलाव लाने हैं तो कितने बदलाव दे सकते हैं? मात्र 3 बदलाव दे सकते हैं। ठीक है, आप उसका कलर बदल सकते हो, आउटलाइन का कलर बदल सकते हो, और उसका शेप बदल सकते हो। इसके अलावा उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते वेक्टर शेप में, है ना। एक लिमिटेशन होती है शेप बनाने और शेप शेप क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में कि आइदर इट इज़ अ ओपन पाथ, आइदर इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ। तो ओपन एंड क्लोज्ड की ही जो कर्व जो होता है वो आइदर ओपन होता है या तो क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैसा ही काम करता है जैसा आपके ज्योमेट्री में काम करता है। ठीक है, तो इसको याद रखें कि थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल नॉलेज यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ये जो शेप है, इसका अगर मुझे कलर चेंज करना होगा तो मुझे इसके अंदर की फिल वैल्यू चेंज करनी होगी, जो आपको पेन टूल पे मिलता था। फिल कहाँ मिलेगा? ये फिल है, यहाँ वो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर नहीं मिलते, यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से काम होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये फिल प्रॉपर्टी हुई। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ और ब्लू पे सेट करूँ, डबल क्लिक करके ब्लू पे सेट कर दूँ तो वो कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो आजू बाजू इसमें दिख रहा है वो आपको दिख रही होगी काली लाइन, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक मिलेगा कहाँ? यहाँ। इसको क्लिक करेंगे और लेट जैसे हमने जो कलर लिया हुआ था उसका डार्क कलर, तो स्ट्रोक लाइन, फिल और स्ट्रोक, ये तो समझ आ गया। ये ही वैल्यू जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉपर्टीज पैनल पे भी मिलेगी, फिल स्ट्रोक।
ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, ट्रांसपेरेंट करना है, दिखाना है, उसके लिए। अब अगर इस शेप में मॉडिफिकेशन देनी है, मॉडिफिकेशन यानी इस शेप को आपको चेंज करना है, राइट, तो इसमें कौन सी वैल्यू को चेंज करूंगा कि ये वैल्यूज़ को मैं मॉडिफाई कर पाऊँ। फिल को कलर चेंज करने के लिए रखते हैं, स्ट्रोक्स को उसके चारों ओर आउटलाइन को, तो शेप को चेंज करने के लिए कौन सी वैल्यू होती है, कौन सा प्रॉपर्टी होती है जिसको चेंज किया जा सकता है उसके शेप को बदलने के लिए? करेक्ट, पाथ, है ना। तो इसका पाथ कैसे चेंज होगा, क्योंकि एंकर पॉइंट टूल है तो आप इसमें आराम से क्लिक और ड्रैग करके मैनुअली पाथ को चेंज कर सकते हो। ये एक फैसिलिटी होती है जो कि एक वेक्टर शेप देता है, पिक्सल में ये चीज़ नहीं होती, इसके कारण से हम उस पर ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाते, हमें इरेज करके फिर से ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्मूथ कर्व करने के लिए आपको बार बार टेंजेंट टू कर्व, कर्व टू टेंजेंट नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे हम फोटोशॉप में करते थे कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज़ करके। अब हमको क्या करना होगा, बस यहाँ पे एक छोटा सा गिज्मो दिया होता है, एक छोटा डॉट दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करके ड्रैग करोगे ना तो उतना एरिया वो सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ड्रैग इट अप टू, पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए तो आपको दो शेप मिल जाएंगे। नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर रेक्टेंगल, यहाँ से इसी के साइज में, right, and I just want that this shape उसको मैं एक साथ करूं, तो I will go for move tool, है ना। मैं move tool के साथ जाऊंगा, सबको पूरा सेंटर पे ले जाऊंगा तो जितना विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एक शेप बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस शेप को लेट्स जस्ट से I'll change it to, because it's a warm and cool tone वाला जो पॉइंट है वो कर सकता हूँ। अब मैंने एक शेप तैयार किया, राइट, अब इस शेप को मैं सेलेक्ट करके क्या करूँगा, इसका स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो हर एक शेप और हर एक स्ट्रोक की एक तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलती है। स्ट्रोक या शेप आइदर सॉलिड कलर का हो सकता है, यानी कि ये कलर, इनको सॉलिड कलर प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर ग्रेडियंट हो सकता है, ग्रेडियंट प्रॉपर्टी मिलती है, और तीसरा होता है नन, यानी आइदर या तो कलर सॉलिड होगा या तो कलर ग्रेडियंट होगा और या फिर कलर ही नहीं होगा। ये तीन चीज़ें की जा सकती हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज होती है। ये कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है सॉलिड कलर, इसका शॉर्टकट है लेसर देन, ग्रेडियंट कलर ग्रेटर देन शॉर्टकट है, और नन। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी को नन करना है, बस आपको, जैसे मुझे इसका स्ट्रोक नन करना है तो मैं X दबाऊंगा ताकि स्ट्रोक सामने आ जाए, और फिर कीबोर्ड से स्लैश दबाऊंगा तो उसका वैल्यू हो जाएगी नन, राइट। नाउ अब हमारे पास दो शेप आ गए, ठीक है। अब लेट जैसे मुझे इसी को इसी के अंदर कॉपी करना है, ठीक है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो ये तो सेंटर अलग हो जाएगा, सेंटर पे नहीं आएगा, और मुझे बार बार इसको फिर सेंटर पे रख के ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं कंट्रोल सी करके उसी प्लेस पे करना चाहूँ तो, और उसी प्लेस पे पेस्ट करना है तो क्या करूँगा, कौन सा बटन दबाऊंगा, और नहीं, नहीं, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अगर दबाएंगे तो उसी एग्जैक्ट जगह पे प्रोडक्ट कॉपी होता है। ये फोटोशॉप में भी सेम है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स कैसे पता चलते हैं, तो ये पता चलेंगे एडिट में जाके। यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट ऑन ऑल बोर्ड्स, इन सब का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि कौन सा वाला किस चीज़ के लिए है। अब मेरे पास ग्राफिक आ तो गया है, लेकिन ग्राफिक है ऊपर में और मुझे ग्राफिक नीचे में देना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसको
लेयर में पीछे ले जाऊंगा। अब ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, F7 शॉर्टकट है, देखोगे तो लेयर पैनल आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, F7 शॉर्टकट है, ये लेयर है आपकी। अब लेकिन इलस्ट्रेटर एक जी ऑर्डर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पे आप एक ही लेयर में रहते हुए भी एक ऑब्जेक्ट को आगे और पीछे कर सकते हो, तो आपको मल्टीपल लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो इसकी लेयर्स को मैनेज करने के लिए यानी आगे और पीछे करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला है आप राइट क्लिक करके अरेंज में जाके इसको ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक ये चीज़ कर सकते हो, या फिर कंट्रोल में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे जिनसे ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा होता था, उनको यूज़ कीजिए। तो आपको लेयर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है, लेफ्ट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो वो पीछे जाएगा, राइट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो वो लेयर में ऊपर आएगा। समझने में दिक्कत होगी तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के सेंटर पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा डल कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को यहाँ से स्लैश कर देता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल दबा के इसको लेफ्ट तरफ का पॉइंट दबाऊंगा तो यू कैन सी कि नाउ वो पीछे चला गया है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। उप्स, मुझे इसका साइज जो है वो छोटा करना होगा। अब इससे छोटा साइज ये दे नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेके इसको छोटा ड्रॉ करना होगा। ये अभी इससे छोटा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये शेप में कन्वर्टेड नहीं है। ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना वो सिस्टम बाद में बताऊंगा, क्योंकि दैट कुड बी हेक्टिक, थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, बट विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट। सो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर पे। ठीक, अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करके सेंटर से ही अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ और इसके कलर को कर देता हूँ थोड़ा सा डल। ठीक है, और इसको मैं पीछे ले जाता हूँ और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इधर। ठीक है, तो एक सेपरेट शेप बन गया, जिसकी अगर मैं बात करूँ, इसको मैं शेडोज़ जैसा देना चाहूँ तो शेडोज़ जैसा दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, बिकॉज एक पिक्सल से ज़्यादा का हमें देना नहीं है, और इसका कलर से डार्क कलर ही देंगे इसको। ठीक है, नाउ ये अब हमारे पास इन दोनों को शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप होता है ग्रुपिंग के लिए। तो जब ग्रुप करेंगे तो सारे शेप जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए। ठीक है, इसको भी नन कर देते हैं सो दैट हमें स्ट्रोक्स कुछ नहीं लगेंगे। कंट्रोल में कोरल और इलस्ट्रेटर के फंक्शनैलिटी काफ़ी सिमिलर नज़र आएंगी, बस इसके जो इंटरफेस है और वैल्यूज़ हैं वो सारी फोटोशॉप से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, सो लेट जस्ट से अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेट करता हूँ, आप यहाँ पे इमेजेस भी ला सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कंट्रोल आई दबाएंगे तो स्पेलिंग इंपोर्ट आएगा, आपको फाइल में जाके ओपन करना होगा कोई भी नई इमेज या उसके साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, सो आई विल बी डूइंग व्हाट, आई विल जस्ट गो एंड ब्रिंग आउट एन अनदर इमेज ऑफ आई विल से स्पेस। ठीक है, एक ऐसे ही एक स्पेस की कोई इमेज ले लेते हैं, इट कुड बी समवॉट लाइक दिस। आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट ये होगा नहीं क्योंकि ये लिंक दिखा देगा इमेज का।
सो इसको फाइल में जाके ओपन ही करना पड़ेगा आपको, डाउनलोड्स में जाना, डाउनलोड्स में नहीं जाना पड़ेगा, हमने इसको डी में कहीं पे रखा हुआ है। सो ओके, स्टडी ये है, राइट। इमेज को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, पीछे डाल दीजिए, ठीक है। और इसको हम अभी फ़िलहाल क्लिप नहीं कर रहे हैं, फोटोशॉप में क्लिपिंग ऑप्शन जैसा इसमें भी क्लिप ऑप्शन होता है। इट्स अ क्लास। और इसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर, अब यहाँ पे स्विच करने के लिए एक्स जो है वो ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक है, शिफ्ट एक्स से कलर स्विच होता है, ठीक है। सो इफ यू पुट इट समवॉट लाइक दिस, और लेट्स टेक इट समथिंग लाइक दिस। अब ये जो हिस्सा है इसमें मुझे एंकर पॉइंट नीचे फिक्स करना है। तो एंकर पॉइंट्स जो हैं वो इसमें मिलते नहीं। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं? नो आइडिया। ओरिजिन पॉइंट और एंकर पॉइंट, नो। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर फिर रोकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको बाद में और डिफाइंड वे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा सेंटर में, और ये कैसे हुआ ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका एंकर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हुँ? बस वही चीज़ है, इसको सेंटर पे रखेंगे, ओके। और विल विल पुट इट रोटेशन, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, ऑल्ट दबा के, ठीक है। आई जस्ट क्लिक एंड सो ये जो सिस्टम है हम लोग कोरल वालों ने देखा हुआ है है ना। जिनका कोरल नहीं हुआ है उनको ये चीज़ मैं एंकर पॉइंट समझाने के बाद बताऊंगा, अदरवाइज आप केवल एक शॉर्टकट यूज़ ही करते रह जाएंगे पूरे टाइम, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो विल पुट इट समवॉट हियर, विल पुट इट समवॉट हियर, इन सब चीज़ों को यहाँ नीचे रखेंगे, विल सी, एंड विल टेक वन मोर। थोड़ा सा कुछ आपको मैं केवल शो करा रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा कैसे काम करता है। ज़रूरी नहीं है हर बार मैं पूरे टूल्स आपको बताते रहूँ। इसमें शेप्स आसानी से बन जाता है ना शेप्स बहुत आसानी से बनते हैं। तो ठीक है, इसका एक प्रोपोर्शन हम मैच कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम डे टू नाइट शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, है ना? और टेक्सटिंग आसान है, सो इसको डी और एन कर देते हैं, राइट। सो आई जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस। तो आप जितने भी कटिंग शेप हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप कट करके ही बनाएं, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा जब तक मैं उसको सिखा ना दूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें तो हम लोग बाद में देखेंगे, आप केवल अपने शेप सॉफ्टवेयर के साथ आज फैमिलियर होइए, राइट, कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, बस उसके साथ आप फैमिलियर हो जाइए, एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। और प्रोबेबली अभी मैं इसको इस तरीके से मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मॉडिफिकेशन के लिए आप आराम से उसको बना सकते हो। तो अपने शेप्स के साथ, पेन टूल के साथ, जो जो टूल फोटोशॉप में थे उनके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए,
क्योंकि इसमें फिर आपको जैसे ही शॉर्टकट्स पता चलते जाएंगे सॉफ्ट, और काफ़ी एडवांस टूल्स हैं शेप्स के साथ काम करने के लिए, तो जैसे ही वो पता चलते जाएंगे आपका पॉइंट चेंज होता जाएगा। सो इट्स सन, तो सन का आई ड्रॉपर से कलर ले लेते हैं, राइट, और नन कर देते हैं, इसका भी ये नन कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट नीड एन आउटलाइन। ये छोटा ऐसा, तो जब भी आप चाहो तो स्लाइडर लेफ्ट, स्लाइडर राइट कर दो। जनरली मोशन ग्राफिक में यूज़ होते हैं इस तरीके के ग्राफिक। हम केवल रैंडम शेप्स बना के देख रहे थे अभी फ़िलहाल, है ना। सो इमेज भी ला के आप वर्क कर सकते हो, उसके ऊपर में कुछ शेप्स के साथ कुछ वर्क कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। फ़िलहाल केवल मैनेज कीजिए। प्रॉपर्टीज़ पैन है, टेबल टूल्स टूल बार है, और आपका यहाँ पे ये, आपको अगर प्रीवियस चाहिए है, प्रीवियस तरीके का कुछ चाहिए, तो विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस को असेंशियल्स क्लासिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, जैसा फोटोशॉप में था वैसा। तो उस पर मेन्यू जो ऑप्शन बार था वो भी मिलने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हमने थोड़ा सा न्यू एज तरीके से वर्क करना शुरू किया है, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट वाला यूज़ करेंगे। भले ही बाद में डेफिनेटली मैं आपको पुराने वाले पे भी बता दूंगा, ठीक है। और मोर ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी दिखाता है जो वहाँ नहीं है, तो छोटा सा ये 3 ऑप्शंस में होता है, ठीक है। इन टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप में मैं हूँ, आप व्हाट्सअप में क्वेरीज भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। सर